नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में जहाँ होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है और उसके बाद हम आपके अन्य सब्जेक्ट से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन्हें हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो ये जो विलियम मैकडोगल जो है इनके अनुसार सेमेगो की संख्या पूछी गई यहाँ पर। तो संख्या कितनी है? 3, 9, 14 या फिर 12। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा 3, अर्थात 14 जो है यहाँ पर संवेगीय माने गए हैं, जो उनके अनुसार सभी मनुष्यों में जन्मजात होते हैं। अर्थात विलियम मैकडोगल जो है इन्होंने 14 जो मूल संवेगों की पहचान की थी जो सभी मनुष्यों में जन्मजात होते हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, दुख, आश्चर्य, आनंद, जिज्ञासा, कामुकता, भूख, स्वामित्व, एकाकीपन, सहानुभूति और रचनाशीलता और हास्य। तो ये सारे के सारे व्यक्ति में जन्मजात होते हैं, तो ये 14 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से मनोदशा का उदाहरण है। अब मनोदशा जो इसका उदाहरण कौन सा है? अवधि, रुचि, नवीनता या फिर आकार। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है अवधि, तो इसको क्या है यहाँ पर इसमें माना गया है। मनोदशा जो है क्या है कि भावनात्मक स्थिति होती है जो समय की अवधि में बनी रहती है, और अवधि मनोदशा का एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि यह समय के साथ भावनाओं के बने रहने को दिखाता है। तो इसलिए अन्य जो विकल्प है जैसे कि नवीनता, रुचि, आकार, भावनाएं जो मनोदशा की तुलना में अधिक क्षणिक और विशिष्ट मानी गई है। तो मनोदशा जो इसका उदाहरण यहाँ पर ऑप्शन 1 जो इसको लिया गया है। नेक्स्ट है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। सीखने की विधियां हैं, पठार है, स्थानांतरण है या सीखने में रुचि है। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसे जो हम यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो सीखने का स्थानांतरण जो है उसको कहा जाएगा। सीखने में स्थानांतरण तब होता है जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान कौशल दूसरी स्थिति में लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गणित की कक्षा में समस्या को हल करना सीख जाता है तो उस ज्ञान का उपयोग वो भौतिकी की कक्षा में समस्या को हल करने के लिए भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो ये कथन था यहाँ पर जेम्स ड्रेवर, शेफर, हेडफील्ड या फिर लेडर का। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, तो इसका जो संबंध है यहाँ पर हेडफील्ड जो है इनसे माना गया है। इनका नाम था J.A. हेडफील्ड। तो इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कहा था कि इसमें नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना शामिल है, और उन्होंने माना था कि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी है। अगला क्वेश्चन है अभिवृत्ति से। अभिवृत्ति जो है ये संप्रत्य है, संज्ञानपरक है, क्रियापरक है, संवेगात्मक है या फिर ये सभी है। तो अभिवृत्ति जो यहाँ पर संप्रत्य है तो ये क्या है, और इसमें जो है इन सभी को ही लिया गया है। अभिवृत्ति में मतलब एटीट्यूड में संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और संवेगात्मक ये घटक आ जाएंगे। संज्ञानात्मक घटक में किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में विश्वास और विचार शामिल होते हैं। क्रियात्मक घटक में किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति व्यवहार शामिल होता है, और संवेगात्मक घटक में किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति भावनाएं शामिल होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य और घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति में, मापन में, स्वीकार्यता या फिर समायोजन में। तो मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? तो यह माना गया है समायोजन में, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों के अनुकूल होने में मदद भी करता है, और सामाजिक जीवन की मांग और चुनौतियों के अनुकूल होने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा अभिप्रेरणा से। अभिप्रेरणा की अनुचित विधि कौन सी है? दंड है, प्रशंसा, दोषारोपण है, प्रगति की जानकारी है या प्रतिस्पर्धा है। तो अभिप्रेरणा की अनुचित विधि यहाँ पर कौन सी है? अनुचित विधि जो है यहाँ पर कौन सी? दंड वाली है। तो ये अनुचित विधि है।
क्योंकि ये भय और चिंता को पैदा कर सकते हैं, जो सीखने और विकास में बाधा डाल सकती है। तो अभिप्रेरणा की उचित विधियों में प्रशंसा, प्रोत्साहन और ये सकारात्मक जो प्रतिक्रिया है ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भूख, प्यास, सुरक्षा की आवश्यकता, सभी ये प्रेरक हैं, कृत्रिम, अर्जित, सामाजिक या प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक। भूख, प्यास, सुरक्षा की आवश्यकता, ये कौन से प्रेरक हैं? तो इनको जो यहाँ पर माना गया है प्राकृतिक और स्वाभाविक, क्योंकि वे जीवित रहने के लिए आवश्यक है और उन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा रुचि से। रुचि जो है, रुचि का संबंध है योग्यता, अवधान दोनों से या किसी से भी नहीं। तो रुचि का जो संबंध है वो किससे लिया गया है? रुचि का जो संबंध है ये जो है यहाँ पर अवधान जो है, ध्यान, तो इससे आ जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में रुचि रखते हैं तो हम उस पर अधिक ध्यान देते हैं। और अवधान किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित करने की प्रक्रिया है। तो अवधान मतलब ध्यान, तो उसको यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण का जो अंतिम सोपान है, पृथक्करण है, विभेदीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है या सामान्यीकरण है। तो संप्रत्यय निर्माण का जो अंतिम सोपान है, अंतिम सोपान कौन सा है? तो सामान्यीकरण जो है यहाँ पर इसमें ये लिया गया है। तो संप्रत्यय निर्माण का अंतिम सोपान कौन सा हो गया? सामान्यीकरण, जिसमें एक अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में लागू करना शामिल है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा सीखता है कि सभी कुत्ते भौंकते हैं, तो वह इस अवधारणा को विभिन्न प्रकार के कुत्तों पर लागू कर सकता है, मतलब सारे कुत्ते भौंकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अभिप्रेरणा, समायोजन, चिंतन या सीखना है। तो गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? तो उसे हम कहेंगे सीखना, जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है। तो इनकी क्या है परिभाषा थी? उन्होंने माना था कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान। अब ध्यान का संबंध योग्यता, व्यवधान, अवधान या किसी से भी नहीं है। तो ध्यान मतलब अवधान ही होता है। तो ऑप्शन 2 में जो दिया गया है, क्योंकि ध्यान जो किसी वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया होती है और अवधान ध्यान देने की क्षमता है। नेक्स्ट आ जाता है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, सामान्यीकरण है, विभेदीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है या पृथक्करण है। तो संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है, प्रथम सोपान जो है यहाँ पर ये जो प्रत्यक्षीकरण जो है, तो इसको क्या है यहाँ पर इसमें माना गया है, क्योंकि संप्रत्यय निर्माण का पहला सोपान है प्रत्यक्षीकरण, जिसमें इंद्रियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना शामिल है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा कुत्ते को देखता है तो वह कुत्ते के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी दृष्टि, श्रवण और स्पर्श इंद्रियों का उपयोग करता है। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान जो है यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण जो है, इसको लिया गया है। नेक्स्ट है अवधान। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ जो निर्धारक है, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रवृत्ति, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन कौन से हैं? तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक तो कौन सा है? तो इसमें जो है ऑप्शन 1 को लिया गया है, जिसमें रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति ये आ जाते हैं। तो अवधान के आंतरिक या व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक विकारक होते हैं जो व्यक्ति के भीतर से आते हैं, जैसे कि रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है। तो रुचि किसी वस्तु या विचार में रुचि है, लक्ष्य वह जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, और अभिवृत्ति किसी वस्तु या विचार के प्रति जो दृष्टिकोण है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 को माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो किसकी जो है यहाँ पर प्रमुख भूमिका होती है? तो उद्दीपन की तीव्रता, उपादेयता, विश्वसनीयता या फिर सक्रियता। तो कौन सी जो है यहाँ पर इसमें होती है? तो इसमें जो ऑप्शन 1 अर्थात उद्दीपन की तीव्रता, तो इसको क्या यहाँ पर इसमें लिया गया है। उद्दीपन की तीव्रता का मतलब क्या है? इसका अर्थ है उद्दीपन कितना प्रबल या फिर कमजोर है। और तीव्र उद्दीपन जैसे कि तेज आवाज या चमकदार रोशनी कमजोर उद्दीपन की तुलना में ध्यान आकर्षित करने की अधिक संभावना रखते हैं।
या जैसे बिजली कड़कती है, या एकदम से कहीं पर जो है तेज आवाज़ हो, जैसे बम उसकी गोली चलने की आवाज़ आती है, या कहीं पर कुछ भी वस्तु टकराने की आवाज़ है, मतलब तेज आवाज़ से कोई भी अर्थ, तेज आवाज़ या फिर चमकदार रोशनी। तो जहाँ पर व्यक्ति का ध्यान जो एकदम से जाए। नेक्स्ट है पार्श्विक वृद्धि, इनमें से किस कारण से होता है? तो ये ईडो, ईगो, सुपर ईगो, तो इनमें कौन सा है? तो आईडी ईगो, सुपर ईगो। तो यहाँ पर हमारा जो सेंसर ऑप्शन 1 को लिया गया है। तो ईड जो है इससे आईडी जो होती है, आईडी तो वही है, इससे इसका अर्थ लिया गया है। तो ये जो सिगमंड फ्रायड जो थे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक, इनको माना गया, इनका था ये आईडी को सुपर ईगो, इदम अहम परम अहम। तो ये जो आईडी जो है, ईडी मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत के अनुसार ईडी व्यक्ति का वह हिस्सा होता है जो आनंद के सिद्धांत पर काम करता है और तत्काल संतुष्टि चाहता है, और पार्श्विक वृत्ति जैसे कि क्रोध और आक्रामकता, ये आईडी जो है इसी से ही उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन जो है इसको यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण, पहचान और विश्लेषण योग्यता किस उद्देश्य से परिभाषित होती है? वर्गीकरण, पहचान और विश्लेषण योग्यता, तो ये अवबोधनात्मक है, अवलोकनात्मक है, ध्यानात्मक है या क्रियात्मक है? वर्गीकरण, पहचान और विश्लेषण योग्यता। तो यहाँ पर जो इनका संबंध जो है ये अवबोधनात्मक जो है, ऑप्शन 1 वाला, तो इससे जो है इसका अर्थ लिया गया है वर्गीकरण, पहचान और विश्लेषण जैसी योग्यताएं संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित होती है, और यह योग्यताएं छात्रों की जानकारी को समझने, विश्लेषण करने और लागू करने की क्षमता को दिखाती है। नेक्स्ट है छात्रगत समस्याओं का पता किस परीक्षण से संभव है? समस्याओं का पता, तो ये संज्ञानात्मक है, निदान है, कार्य है या भावात्मक है? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो मतलब निदान करना, किसी भी कोई भी चीज़ है, समस्या, पहले उसका पता लगाना, फिर बाद में उसका उपचार करना। तो निदान मतलब खोज करना, किसी भी समस्या के बारे में पता लगाना, तो इसको माना गया है। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो अक्सर उस स्तर की जिज्ञासा, ऊर्जा और भावनात्मक तीव्रता इसको दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और गुस्सा और अहम प्रतिभाशाली बच्चों में पाए जाने वाला एक सामान्य लक्षण होता है। तो प्रतिभाशाली ये जो छात्रगत समस्याओं का पता जो है, ये जो निदानात्मक जो है इससे माना जाता है। मतलब निदानात्मक परीक्षण छात्रों की विशेष सीखने की जो कठिनाइयाँ हैं या समस्याएं को पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और यही निदान करना है कि मतलब छात्र को कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है, या बच्चे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका फिर उपचार करना, उसके बारे में बताना। नेक्स्ट है गुस्सा और अहम के साथ जिज्ञासा किस बच्चे की पहचान है? मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, प्रतिभाशाली, सामान्य। गुस्सा और अहम के साथ जिज्ञासा, तो ये जो मानी गई है ये प्रतिभाशाली वालों की है, क्योंकि ये जो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं ये उस स्तर की जिज्ञासा और जो भावनात्मक जो भावना होती है उसको दिखाते हैं, और ये गुस्सा अहम प्रतिभाशाली बच्चों में पाए जाने वाले एक सामान्य लक्षण होता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी व्यक्तित्व को साकार करने वाला एक घटक है। विद्यार्थी व्यक्तित्व को साकार करने वाला घटक वातावरण है, पर्यावरण है, परिवेश है या ये सभी है? तो इसमें जो है इन सभी को ही लिया गया है। तो विद्यार्थी का व्यक्तित्व कई घटकों से प्रभावित होता है जिसमें वातावरण, पर्यावरण और परिवेश ये आ जाएंगे, और ये सभी कारक छात्र के विकास और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है रुचि। रुचि का प्रेरक कारक कौन सा है? अभिप्रेरणा है, अभियोग्यता है, अभिक्षमता है या फिर अभिगम्यता है? तो रुचि का प्रेरक कारक कौन सा है? प्रेरक कारक की अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन 1 में दिया गया है अभिप्रेरणा, तो क्या है, इसको यहाँ पर माना गया है जब छात्र किसी विषय में रुचि रखते हैं तो वे उसमें संलग्न होने के लिए प्रेरित होते हैं। तो रुचि का प्रेरक यहाँ पर अभिप्रेरणा जो है इसको लिया गया है। नेक्स्ट है अप्रभावी विधि,
पाठ्यक्रम की कठिनता एवं तकनीक की कमी का परिणाम है। अप्रभावी विधि पाठ्यक्रम की कठिनता और तकनीकी की कमी का परिणाम है। तो इसमें शिक्षण की कठिनता, अधिगम कठिनता, व्यवस्था की कठिनता या कोई सा भी नहीं है। तो किसका परिणाम है, किसकी कमी का परिणाम है? तो यह है अधिगम की कठिनता का, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है कि जब शिक्षण विधियाँ अप्रभावी होंगी तो पाठ्यक्रम कठिन होता है। और या तकनीकी की कमी भी कह सकते हैं आप, दो छात्रों को सीखने में कठिनाई होगी। तो मतलब सीखने में कठिनाई आ रही है या तो उनका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम वो सही नहीं है, या फिर उसको पढ़ाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट है समस्या समाधान की क्षमता आने लगती है 11 वर्ष से, 9, 2 या 5 वर्ष से। समस्या समाधान की क्षमता ये आने लग जाती है। कब से आने लग जाती है? ये 11 वर्ष से, जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो जीन पियाजे जो थे, और इन्होंने विकास के 4 सिद्धांत बताए थे, जिसमें सबसे पहले जब पूर्व से क्रियात्मक जो अवस्था है वो वाली थी, उसके बाद सबसे पहले इंद्रजनित भ्रामक अवस्था, उसके बाद फिर पूर्व से क्रियात्मक अवस्था, मूर्त से क्रियात्मक अवस्था और अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था। वैसे जो इन्होंने बताई थी, तो 11 वर्ष वाली जो अवस्था थी, तो जीन पियाजे के समज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार बच्चे लगभग 11 वर्ष की आयु में औपचारिक परिचालन चरण में प्रवेश करता है, जहाँ वे अमूर्त रूप से सोचने और समस्या समाधान संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये वाली जो थी लास्ट वाली चौथे नंबर की, अमूर्त भी इसको कह देते हैं और औपचारिक भी इसको कहा जाता है। तो यही वाली बनी गई है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर में, विकास क्रम में, सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो किस में भिन्न होते हैं? तो ये होते हैं विकास की दर में, जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटा जाना चाहिए। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, तो इनका जो संबंध है ऑप्शन 3 से, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि गलतियां जो है सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और उन्हें छात्रों की सोच को समझने और उनके सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, और इसके बाद में फिर हमारे जो आपके जो यहाँ पर ग्रामर जो है हिंदी ग्रामर, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का उचित जो विलोम है, तो उचित विलोम जो आपने यहाँ पर बताना है। हमने सदा तुम्हें अपना समझा नहीं, तो अपना का क्या होगा? तुम्हारा धनवान बुरा या पराया, कौन सा होता है? अपना, पराया। तो ऐसे ही होता है, तो क्या आएगा यहाँ पर? इसका यही आ जाएगा जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। मतलब क्या आएगा अपने का? पराया। तो ऑप्शन 4 वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, तो ये अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध या पूर्ण भूतकाल। तो कौन सा है? महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, तो मतलब क्या है? यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं, लिखे थे, तो भूतकाल की बात है, पहले लिखे थे, तो कौन सा होगा यहाँ पर? यही हो जाएगा इसका पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल जो है इसका बोध यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का समास बताइए। यथाशक्ति, कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो जहाँ पर शुरू में अव्यय सर्व होता है तो वहाँ पर अव्ययभाव जो समास है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यथा जो है एक अव्यय है और पूर्व पद की प्रधानता इसमें होती है, तो वहाँ पर होगा आपका अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास में पहला जो पद है मतलब पूर्व पद वह अव्यय होगा और उसका प्रधान होगा।
और उसके सहयोग से समस्त पद अव्यय बन जाता है। जैसे ये आपका यथाशक्ति, ये वाला है प्रतिदिन है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है? वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। उत्तम, मध्यम, अन्य या प्रथम पुरुष? वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, पुरुष आपने बताना है। तो यहाँ पर जो इसमें पुरुष को अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है कौन सा है? उत्तम पुरुष है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसमें ये आपका रहेगा अन्य पुरुष। क्या है ये? अन्य पुरुष है। क्योंकि जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में क्या है, वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा वे होंगे इसमें। इसमें आपके ये वाले आ जाते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा, ये वाले आ जाएंगे इसमें उत्तम में। और जो मध्यम है, मध्यम वाला, इसमें कौन कौन से आते हैं? तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, ये वाले आ जाएंगे बीच वाले, मतलब मध्यम में। और जो ये प्रथम पुरुष मतलब ये अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष, तो इसमें वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होगा तो ये हो गया अन्य पुरुष। इसमें वह, वे, यह, वे वाला आ जाते हैं। जैसे एक तो ये वह हो गया, वह, वे, उसे, उनका, तो ये वाले क्या है, अन्य पुरुष जो है इसमें आ जाते हैं। तो वह अमेरिका में जाने के सपने देख रहा में जो वह शब्द है, इसका प्रयोग वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए हुआ है। तो इसी कारण से ये अन्य पुरुष जो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है, दिया गया वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। संयुक्त वाक्य है, मिश्र है, आज्ञा है या सरल वाक्य है? तो कल इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपके वाक्य के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो है ये कौन से का उदाहरण है? तो इसमें जो है ये किसका उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का। तो संयुक्त वाक्य जो इसका उदाहरण है ये, तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक शब्द और, या, लेकिन, इसलिए, तो इनसे जुड़े हुए हो, और, या, लेकिन, इसलिए इनसे जुड़े हुए हो तो वह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। और जो सरल वाक्य है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वो होगा सरल वाक्य। मिश्र वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो वो आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। और आज्ञावाचक, जिस वाक्य में आज्ञानुमति, प्रार्थना इनका भाव प्रकट हो तो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। तो यहाँ पर रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा में रमन ने घर का काम खत्म किया और वह खेलने लगा, ये दो उपवाक्य हैं। ये दो क्या हैं? उपवाक्य हैं जो और जो योजक है इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य जो है यहाँ पर इसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थान में दिए गए उचित मुहावरे का चयन करें। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम आंखें बिछा देते हैं, रौनक कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं, या बार बार बच गए। तो कौन सा आएगा यहाँ पर? तो हम अपना प्रिय व्यक्ति जो होता है उसके स्वागत में अपनी आंखें बिछा देते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का सार्थक शब्द बताइए। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अन्य, उदर, अनुवाद, अनाहुत या अनुवादक। क्या होता है? एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त का मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं आप एक तरीके से, तो अनुवाद उसको कहा जाएगा। मतलब जो ऐसे इंग्लिश में है, इंग्लिश उसे हिंदी में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। उत्सुक होना, मशहूर होना, चौंकाना या बहुत प्यारा करना। तो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बतलाइए। तो सही मुहावरा कौन सा है इसमें? नाम फैलाना, मतलब मशहूर होना, ऑप्शन 3 वाला। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली प्रसिद्ध हैं,
तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द की संधि बताइए। अभी प्लस में कार्य है, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? कि संधि का उदाहरण है ये, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। अब कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? अब ही प्लस में कार्य है, विसर्गों को स्कार हो जाएगा, तो अविष्कार है जो यहाँ पर इसमें बनेगा। जब विसर्ग से पहले ई उ और विसर्गों के बाद क ख ट ठ प प कोई सा भी हो तो विसर्गों को मूर्धन्य सा जो है हो जाएगा। तो जैसे निहि कपट आता है, निहि प्लस में कपट निष्कपट बनता है। दुहु प्लस में फल बनता है दुष्फल, और धनु प्लस में टंकार बनता है धनुष टंकार। नेक्स्ट दिए गए चिन्हों में से आदेश चिन्ह बताइए, कौन से वाला है? इनसे पहले वाले वीडियो में हमने ये विराम चिन्ह भी किए थे। तो आदेश चिन्ह कौन से वाला है? आदेश चिन्ह जो है यहाँ पर कौन सा रहेगा? तो 3 वाला। तो आदेश चिन्ह जो है यहाँ पर ये वाला है, ये वाला जो है इसको कहा जाता है आदेश चिन्ह। यह किसी सूची परिभाषा उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे उदाहरण लिखा जाता है उदाहरण, उदाहरण के पीछे हम 2 बिंदियां लगा देते हैं ऐसे, और इसी प्रकार से सूची लिख देते हैं, सूची हो गई, इसके पीछे लगा दिया दूध ब्रेड अंडे वगैरह। ऐसे ही कोई भी मतलब परिभाषा ले लो, परिभाषा किसी मनोविज्ञान की परिभाषा है जैसे, तो उसके पीछे हम 2 बिंदियां लगा देते हैं, तो इसको कह देते हैं। तो ये वाला चिन्ह है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द बताइए। तो इसमें पुल्लिंग है, कौन सा वाला पुल्लिंग है इसमें? तो पुल्लिंग कौन सा है? यही पुल्लिंग है इसमें, ऑप्शन 1 वाला, जो पुरुष जाति मतलब संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहेंगे, जो पुरुष जाति का बोध कराएगा, और इस जो स्त्री का कराएगा तो स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ये ग्वालिन फिर ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्री। गाय पालने वाली स्त्री जो होती है उसको कह देते हैं ग्वालिन, और गाय पालने वाला पुरुष, और ये स्त्री है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द यहाँ पर देशज शब्द है? उमर, खिचड़ी, अमीर या अकल, कौन सा है? अब यह ऑप्शन 3 वाला ही है, खिचड़ी, क्योंकि क्षत्रिय भाषाओं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अमीर, उमर और अकल ये तीनों अरबी भाषा के हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उचित शब्द बताइए। ये मीठे नहीं है, बीर, बार, बैर या बेर। तो क्या होता है? बेर होते हैं मीठे, मीठे तो बेर ही होते हैं, जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। विद्वान, पताका, तुरंत, बेहद, ये वाला जो है कोविद इसका। तो इसका कौन सा होता है? कोविद किसको कहा गया है? जो विद्वान जो होता है व्यक्ति उसी को कहा गया है। मनीषी, पंडित, सुविज्ञ, विद्वान, बुद्धिमान, सुधी, विशारदा, तो ये सारे जो हैं ये विद्वान जो होते हैं इनके ही नाम है, मतलब विद्वान जो होता है उसके लिए प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? अब मिश्र वाक्य नहीं है यहाँ पर कौन से वाला है? एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसके अनेक वक्ता होते हैं, वह परिसर में ही नहीं वर्ण ईमानदार भी है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। मिश्रित वाक्य नहीं है। अब नहीं है कौन से वाला? ये वाला, कि वह परिसर में ही नहीं वर्ण ईमानदार भी है, क्योंकि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संयुक्त वाक्य बताइए। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है इसलिए दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? ये वाला, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ।
नेक्स्ट है वाक्य के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5 या एक भी नहीं। तो कितने होते हैं वाक्य के? वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधि। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पर जो राम है ये उद्देश्य हो गया और स्कूल जाता है ये विधेय हो गया। तो उद्देश्य आपको हमेशा शुरू में ही देखने को मिलेगा। तो ये 2 होते हैं, उद्देश्य विधेय। अगला क्वेश्चन है पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात करते हैं। तो वह क्रियापद है, वाक्य है, नाद या शब्द है। तो पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात करते हैं, तो क्या कहा जाएगा उसे कहा जाएगा वाक्य। तो वाक्य पदों का वह समूह होता है जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात करते हैं, मतलब एक कंप्लीट लाइन लगा लो। नेक्स्ट है मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है ये क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये तो कर्ता हो गया, कर्म भी है इसमें। तो पढ़ता है क्या है इसमें? और क्या है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी? सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, एक वचन और पुल्लिंग में। अगला क्वेश्चन है समझदार लड़के नहीं लड़ते। इस वाक्य में लड़के का पद बताइए। समझदार लड़के नहीं लड़ते। तो अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है इसका? ये वाला, जैसे जाति का बोध कराया लड़का लड़की होता है जैसे, तो जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग भी है, बहुवचन में भी है, कर्ता कारक भी है और लड़ना यहाँ पर क्रिया का कर्ता भी है। नेक्स्ट है मेरी बहन स्कूल से आई है। इस वाक्य में आई है पद का परिचय बताइए। तो मेरी बहन स्कूल से आई है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा इसका बनेगा? तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका, मेरी बहन स्कूल से आई है। तो क्या है? कर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, आसन भूतकाल है और एक वचन स्त्रीलिंग है। तो आसन भूतकाल क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त होगा तो उसे हम आसन भूतकाल कहेंगे। अर्थात जब क्रिया अभी शीघ्र ही पूर्ण हुई हो तो वो होगा आपका आसन भूतकाल, जिसे रिसेंटली पास्ट टेंस कह देते हैं। तो आसन शब्द का शाब्दिक अर्थ है निकट, अर्थात जो निकट में हुई हो। तो ऐसी क्रिया जो भूतकाल में आरंभ होकर वर्तमान काल के निकट समाप्त हो जाती है तो उनको हम आसन भूतकाल कहेंगे। जैसे उसने लड़ाई की है, गाड़ी आई है। तो ये जो पहचान की अगर हम बात करें तो आसन भूतकाल की क्रिया में हूँ, हाँ, हैं, हो ये वाले लगते हैं। तो आसन भूतकाल की क्रिया की संरचना के लिए सामान्य की संरचना में सिर्फ हैं, हो, हूँ यह लगाना पड़ता है। तो जैसे उदाहरण भी आप देख सकते हैं, ममता अभी गई है, मीना गई है, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है, मैं अभी अभी इस शहर से आया हूँ। तो ये हो गए आपके आसन भूतकाल के उदाहरण। तो मेरी बहन स्कूल से आई है मतलब अभी आई है, तो ये आसन भूतकाल जो है इसके उदाहरण है और आई है मतलब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है लड़का कपड़े धोता है। इस वाक्य में कपड़े क्या है? तो कपड़े क्या है यहाँ पर ये, और ये एक जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक और धोने की क्रिया है का काम है, मतलब कर्म है। तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्न में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण, क्रिया, अव्यय या संज्ञा पदबंध। हमने आपको बताया था ये पदबंध वाला 5 बताए थे। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला, अर्थात तो जो अव्यय पदबंध जो है वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया विशेषण ये वाले होते हैं। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय का ही प्रकार है, परंतु अव्यय पदबंध नाम से पदबंध का कोई भेद नहीं है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा वाक्य सरल है? साहित्य समाज का दर्पण है। उसने कहा कि मैं निर्देश हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ और तब वहाँ आया, जैसे सूर्योदय हो वैसे ही कुआसा छाता जाता रहा। मतलब सरल वाक्य बताना है। अब सरल वाक्य इसमें एक है ये वाला, साहित्य समाज का दर्पण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दिए गए वाक्य की रचना का एक प्रकार ज्ञात कीजिए। वे संतोषी व्यक्ति हैं और सदा सुखी रहते हैं। तो संरचना का प्रकार आपने बताना है। तो मिश्र है, सरल है, आज्ञा है या संयुक्त वाक्य है। वे संतोषी व्यक्ति हैं और सदा सुखी रहते हैं। तो कौन सा है ये? संयुक्त वाक्य है। जैसे कि हमने अभी आपको संयुक्त वाक्य के उदाहरण बतलाए थे। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में मिश्रित वाक्य बताइए। तो मिश्रित वाक्य यहाँ पर आपने बताने हैं इसमें। और वह पुस्तकें कहाँ हैं और मेज पर रखी थी। वह पुस्तक भी कहाँ है, वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी, वह पुस्तक कहाँ है। मतलब मिश्रित बताना है। मिश्रित कौन से वाला है? यही है, वह पुस्तक कहाँ है जो केवल कल मेज पर रखी थी। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। यदि नेताओं से मिलना चाहते हो तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। नेताजी से मिलना चाहते हैं किंतु वह द्वार पर प्रतीक्षा करें। आप नेताजी से मिलने के लिए द्वार पर प्रतीक्षा करें। आप नेताजी से मिलना चाहते हैं इसलिए द्वार पर प्रतीक्षा करें। अब कौन सा है यहाँ पर इसका सरल वाक्य वाला? यही है, यदि नेताओं से मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में संयुक्त वाक्य बताइए। अब संयुक्त वाक्य है यहाँ पर, मैंने चाय के बाद नाश्ता किया, जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय भी पी, मैंने चाय के साथ नाश्ता किया, मैंने चाय पी और नाश्ता किया। तो यहाँ पर संयुक्त वाला बताना है। अब संयुक्त वाक्य कौन सा है यहाँ पर? तो यही है ऑप्शन बी वाला, जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय भी पी। अगला क्वेश्चन है, दिया गया वाक्य किस प्रकार का है? रमेश ने घर का काम किया और खेलने लगा। तो अब आप जाए इनको एकदम से बता दोगे कि कौन सा है संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य बताइए। अभिमन्यु बाणों की वर्षा कर रहा था। अभिमन्यु ने जो धनुष लिया था उससे बाणों की वर्षा हो रही थी। अभिमन्यु ने देखा तो उसके धनुष से बाणों की वर्षा हो रही थी। अभिमन्यु बाणों की वर्षा कर रहा था। सरल वाक्य है कौन सा? ये वाला, अभिमन्यु बाणों की वर्षा कर रहा था। नेक्स्ट आ जाता है, दिए गए वाक्य में मिश्रित वाक्य बताइए। ममता समझदार प्रतिभावान है। ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावान भी है। समता समझदार और प्रतिभावान है, ये ममता होगा। ममता प्रतिभावान है क्योंकि वह समझदार है। तो मिश्रित है। मिश्रित कौन से वाला है? ये वाला, ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावान भी है। अगला क्वेश्चन है, सिलाई और अंधे को सहारा दिया। तो यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? कौन से कहा है? तो संयुक्त वाक्य का। नेक्स्ट है, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। तो उपर्युक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? युवा भारतीय टीम ने बल्लेबाजी, टॉस या भारतीय टीम ने। तो उद्देश्य और विधेय, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर वाक्य में पढ़ा था, तो उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? तो किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? युवा भारतीय टीम, युवा भारतीय टीम। तो उद्देश्य शुरू में होगा, विधेय बाद में। नेक्स्ट, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवाई दी। किस प्रकार का वाक्य है ये? तो कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।